हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू डॉक्टर अमित अकेडमी। डॉक्टर अमित अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम भारत भूषण अस्थाना है एंड इस वीडियो में विल डिस्कस कि हु शुड टेक एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल या फिर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन किसके लिए बेस्ट है, यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग इन ग्रेट डिटेल। इस वीडियो के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे ये मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपीएससी। सो व्हाइल वी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, हमें एक बात दिमाग में रखना है कि हमें एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, रादर हमें एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी पढ़ना है। ठीक है, तो अगर एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है। ठीक है, हमें एंथ्रोपोलॉजी का स्कॉलर नहीं बनना है, हमें सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी में नियरली इतना मार्क्स लेकर के आना है जिससे कि हम अपने ओवरऑल मार्क्स में अच्छा स्कोर कर सकें। और अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी जैसे एग्जाम में हमें एंथ्रोपोलॉजी में 300 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं। तो कीप इन माइंड कि हमें एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमें एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी पढ़ना है, एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी पढ़ना है या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, हम इसके बारे में जानेंगे। सेकेंडली ये कि व्हाट डज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कवर, तो इसमें क्या क्या चीजें होती है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, और क्या थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, क्या इंडियन एस्पेक्ट है, हम इसके बारे में जानेंगे। थर्ड थिंग इसकी आइडियल कैंडिडेट प्रोफाइल क्या होना चाहिए, क्या हु शुड टेक एंथ्रोपोलॉजी, जो विच इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो क्या उसका एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, क्या उसका पर्सनैलिटी ट्रेट होना चाहिए, क्या उसका मेंटल ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे एंड दिस इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड देन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एंथ्रोपोलॉजी कितना सूटेबल है, तो इसकी भी हम एक माइक्रो चेकिंग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा एंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैंने कहा कि माय नेम इज भारत भूषण अस्थाना एंड आई हैव अटेम्प्टेड यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू। Okay, and then I have also qualified the HCS prelims examination and West Bengal Civil Services prelims examination, and I am your faculty and mentor for anthropology optional subject for UPSC and State Public Service Commission examination. Moreover, आप हम लोग का जो YouTube का, इस YouTube का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, फ्रॉम देयर यू कैन गेट द लिंक टू डाउनलोड अवर ऐप एंड इस ऐप में आप जाएंगे तो यू कैन एक्सप्लोर मोर कोर्सेज दैट आर अवेलेबल। थोड़ा सा और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस साल जो है हमारे इंस्टीट्यूट से, डॉक्टर अमित अकेडमी से 2024 में नियरली 51 सिलेक्शंस हैं एंड अगर आप लास्ट 3 इयर्स की देखेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट से 108 सिलेक्शंस हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स इमीडिएटली कम बैक टू दी मेन एजेंडा ऑफ आवर डिस्कशन। तो जैसा कि मैंने बिगिनिंग में बताया कि इस टॉपिक का जो हमें एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमें एंथ्रोपोलॉजी फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूपीएससी के लिए पढ़ना है। तो इन दोनों चीजों के बीच में बहुत अंतर होता है, हमें स्कॉलर नहीं बनना है, हमें रिसर्चर नहीं बनना है, हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। कहने का मतलब हमें नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी नहीं करनी है, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी करनी है। और ये स्टडी कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम का स्ट्रक्चर रहता है इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, ईच फॉर 250 पेपर्स, 250 मार्क्स का पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन होता है उसके लिए मैं आपको आने वाले क्लासेस में एग्जाम का पैटर्न जो है बता दूंगा उस चीज के लिए। अब एक बात जान लीजिए कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है जिसमें अब इवोल्यूशन की बात, जेनेटिक्स की बात, थोड़ी बहुत बायोलॉजी की बात, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। दैट इज द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, हम इसकी स्टडी करते हैं। एज ऑल्सो अगर आप देखेंगे इसमें तो हम देखिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर फिजिकल ट्रेट्स, तो दिस इज बायोलॉजी एंड दिस इज जेनेटिक्स, बोथ आर फिजिकल साइंसेस के पार्ट हो गए। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो वी हैव सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, तो इसमें क्या चीज है, एग्जामिनेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड सोशल सोसाइटल डाइवर्सिटी आ रहा है इसके अंदर। तो क्या होता है, कल्चर क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है, ट्रेडिशंस क्या होते हैं, बिलीव्स क्या होते हैं, मोरल क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम जानेंगे। ठीक है, और जब आप इस चीज को पढ़ रहे होंगे तो साथ ही में आपको जो इथिक्स वाला सब्जेक्ट होता है एंड साथ में जो ऐसे वाला सब्जेक्ट होता है वहां पर भी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही अगर आप देखेंगे तो हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में बाय एंड लार्ज जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट होते हैं उसमें थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है, सोशल एंड कल्चरल थियरीज होती हैं। तो उसके रिलेटेड कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे कि किनशिप है, रिलीजन है, कल्चर है, मैरिज है, फैमिली है, इकोनॉमी, पॉलिटी,
and then there are so many thinkers involved in this thing. So all these things thinker aspect will be studying. आप देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी इज अ सिंथेटिक डिसिप्लिन, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, जिसमें क्या चीज है, फिजिकल साइंसेज है, सोशल साइंसेज है। सोशल साइंसेज में आप देखेंगे तो ट्राइबल एस्पेक्ट है, इंडियन विलेजेस हैं। फिजिकल साइंसेज में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आर्कियोलॉजी है, थोड़ा ज्योग्राफी है, थोड़ा मेडिकल साइंस है, थोड़ा थोड़ा क्या चीज है, जेनेटिक्स है, बायोलॉजी है। तो दिस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एंथ्रोपोलॉजी अपने आप में एक अम्ब्रेला है, एंड इस अम्ब्रेला के अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं स्टडी के, सो साइंसेस के एज ऑल्सो ह्यूमैनिटीज के, तो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक हाईली इनरिच सब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स, आप किसी भी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड से होंगे, वेदर आपने ह्यूमैनिटी करा है या फिर आपने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से करा है या फिर आपने इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से करा है, आपने मेडिकल साइंस से करा है, तो आपको कुछ ना कुछ आपके ग्रेजुएशन का एस्पेक्ट आपको एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, एक सिंथेटिक डिसिप्लिन है, जिस जो बहुत सारे सब्जेक्ट के बेसिस के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने थ्योरी को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने थ्योरी को एंड अपने प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी। ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें एक बार की एंथ्रोपोलॉजी किन सब्जेक्ट, किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, वो जानने से पहले बहुत जरूरी है कि एक बार हम जान लें कि एंथ्रोपोलॉजी का कॉम्पोजिशन क्या है, जिससे आप इसको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेट कर सकें। तो जैसे कि मैंने बताया कि पेपर 1 है एंड पेपर 2 है। पेपर 1 अगर आप देखेंगे तो इसमें थियोरेटिकल फाउंडेशंस है, इसमें वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी है, एंड एंथ्रोपोलॉजी का जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है, जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट होता है, वो इसके अंदर है। साथ ही साथ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो होता है इसका एंथ्रोपोलॉजी का, वो इसमें है। देखिए एक बात समझिए कि ह्यूमंस जो होते हैं उसके दो एस्पेक्ट है, वन इज बायोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड अनदर इज सोशल कल्चरल एस्पेक्ट। तो जब इन दोनों चीजों को हम मिला देते हैं तो जो स्टडी बनती है उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो इसके जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट होते हैं वो आपको पेपर 1 में नजर आता है। तो इसमें क्या चीज आती है, जनरल प्रिंसिपल्स क्या है एंथ्रोपोलॉजी के, थेरीज क्या है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है इसके अंदर। ठीक है, और अगर इसमें आप टॉपिक्स की बात करेंगे डिटेल में, तो टॉपिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं बाय एंड लार्ज, ह्यूमन इवोल्यूशन आ गया। ठीक है, जिसमें कहा आएंगे प्री हिस्टोरिक एस्पेक्ट से या ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के अभी तक जो होमोसेपियंस है उसका जो इवोल्यूशन है और क्या क्या बायोलॉजिकल एस्पेक्ट रहे हैं उसके अंदर, वो सारी चीजें आ जाएंगी। देन ह्यूमन जेनेटिक्स है, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लाइक हार्डी विनवर्थ पढ़ते हैं, बैलेंस पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं, इसके अलावा लीथल एंड सब लीथल जीन्स पढ़ते हैं, कार्योटाइपिंग पढ़ते हैं, एंड काफी सारी चीजें जो आपके GS1 से GS3 जो है आपका, उससे एंड देन प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है उससे मैच करता है। देन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आपका आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है पूरी तरीके से, एंड देन ये सारी जो चीजें ह्यूमन जेनेटिक्स एंड ये वाली चीज इसमें आ जाएगी। देन सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट है, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, ये सारी चीजें, एंड जो कंप्लीट हमारा कल्चरल थिंकर्स वाला पार्ट आता है वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर आप इस सब्जेक्ट का नेचर देखेंगे तो इट इज मोर साइंटिफिक एंड मोर थ्योरी बेस्ड, एंड इसमें काफी सारे डायग्राम्स होते हैं। इन डायग्राम्स को बनाने से आपके जो मार्क्स होते हैं, जो आपका स्कोर होता है, स्कोर वो बूस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें डायग्राम्स होंगे किस तरीके के, DNA का डायग्राम हो गया, लीनिया स्पेरा बोन का डायग्राम हो गया, देन स्कल का डायग्राम हो गया, इस तरह की चीजें इसके अंदर आती हैं। और आगे देखेंगे तो फ्रीक्वेंटली आपको स्कल का डायग्राम बनाना पड़ सकता है, स्केलेटल का डायग्राम बनाना पड़ सकता है, जो कि मैं आपको चुटकियों में बहुत आसानी से विद इन मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स, यू विल बी इन द स्पैन ऑफ 30 to 40 seconds यू विल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड स्कल डायग्राम एज ऑल स्केलेटल डायग्राम विद गुड लेबलिंग। लेबलिंग के साथ आप ये काम कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, इवोल्यूशनरी ट्री किस तरीके से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, तो सबसे पहले हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, देन निएंडरथल आया, देन इरेक्टस आया, देन होमोसेपियंस आया, और इसके पीछे की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास ड्रायोपिथिकस, जाइगेंटोपिथिकस आया और एंगुचान्स आए, ये सारी की सारी चीजें आई। ठीक है, कैंडिडेट्स इस वाले सब्जेक्ट में जो साइंस के बैकग्राउंड होते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नियरली 30% के आसपास बेनिफिट मिल जाता है। एंड देन अगर आप बात करेंगे तो 20% के आसपास जो है आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट का बेनिफिट मिल जाता है, एंड जो ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं उसको भी नियरली 50% के आसपास का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो बाय एंड लार्ज जो आपको दिमाग लगाना है किसी भी, अगर ह्यूमैनिटीज वाला है तो उसको जो दिमाग लगाने की जरूरत है वो सिर्फ इतने एरिया पे दिमाग लगाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एंड जो बायोमेडिकल बैकग्राउंड से रहा है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा है, उसको जो रिमेनिंग ह्यूमैनिटीज वाला एस्पेक्ट है उतने पे ही उसको मेंटल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। बाकी लोग जो है, जो आपके सिलेबस से, आपके ग्रेजुएशन से मैच कर सकता है, करता है, वो आपके लिए बहुत बहुत ईजी रहने वाला है। ठीक है, अब हम पेपर 2 की अगर बात करें
तो पेपर 2 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जो भी चीजें हमने इस वाले एरिया में पढ़ा है उसको हमें इंडियन के लेवल पे अप्लाई कर देना है। तो एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो भी एंथ्रोपोलॉजी हमारा वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी के जो कॉन्टेक्स्ट है उसको इंडियन सिनेरियो में हमें फिट कर देना है, बोथ एट बायोलॉजिकल लेवल एंड बोथ एट सोशल कल्चरल लेवल। ठीक है, तो इसका एस्पेक्ट क्या है, दिस इज अप्लाइड, दिस इज इंडिया स्पेसिफिक एंड दिस इज एनालिटिकल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा एंड यहाँ पे क्या होगा, एनालिसिस होगा इंडिया के डोमेन में। तो क्या क्या चीजें आती हैं यहाँ पे प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी आएगा, जिसमें आप स्टडी करेंगे पेलियोलिथिक कल्चर का, मीजोलिथिक कल्चर का, नियोलिथिक कल्चर का, कैल्कोलिथिक कल्चर का एंड देन इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड ये सारी की सारी चीजें आपका जो जीएस पेपर होता है एंड जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, मेंस का एंड प्रीलिम्स का जो जीएस का पेपर होता है उससे 100% मैच करता है। तो दिस पर्टिकुलर थिंग, इवन ऑल दीज थिंग्स इज गोइंग टू हेल्प यू ग्रेटली इन योर जनरल स्टडीज। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो इंडियन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, इसके ऊपर सारी चीजें आती हैं। ये भी क्या चीज है, जीएस 1 का पार्ट आता है एंड इसके ऊपर यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन अपने प्रीलिम्स के पेपर में इसके ऊपर सवाल पूछते ही पूछते हैं। देन ट्राइबल डेमोग्राफी, यानी कि ट्राइबल का पॉपुलेशन कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन इंक्रीज किस किस एरियाज में कर रहा है, लिटरेसी रेट क्या है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, उनका इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज के पास किस किस तरीके के प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल हेल्थ के प्रॉब्लम, एजुकेशन के प्रॉब्लम, लैंड एलिनेशन के प्रॉब्लम, इनडेटेडनेस के प्रॉब्लम, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी सारे प्रॉब्लम्स उनके पास है। तो हमें उसके ऊपर भी डिस्कशन करना बनता है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है ट्राइबल्स के लिए, तो हमारे पास आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 23 है, 24 है, आर्टिकल 341 है, 366 है। ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर आता है एंड काफी सारे जो पार्लियामेंट के बनाए हुए एक्ट हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स क्या होते हैं, ट्राइबल्स के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स लेकर आ रही है, एज ऑल्सो कंट्री में जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो उससे क्या फायदे हो रहे हैं ट्राइबल्स को, या क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंथ्रोपोलॉजी का जो ओवरऑल स्टडी पैटर्न है वो क्या होता है, जिससे आप बेटर समझ पाएंगे कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए या अदरवाइज। तो इसके बाद देखेंगे तो इसमें सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, पॉलिसी ओरिएंटेशन है, जो भी करंट अफेयर का पार्ट आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद क्या चीज है, तो हमारे पास क्या है कि मॉडरेट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल के मैप्स हैं, अगर आप डायग्राम की बात करेंगे इसमें तो ट्राइबल मैप, इंडिया का मैप, देन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो ट्राइबल मैप बन जाता है हमारा इस तरीके का, तो वो बना सकते हैं यहाँ पे, चार्ट्स बना सकते हैं, सारी चीजें। तो ये सारी चीजों से क्या होता है, आपका आंसर एक काफी अच्छी तरीके से इनरिच होता है। एंड डायग्राम्स का मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा जिसको आप यूज करेंगे, मेमोराइज करेंगे एंड वेर एवर पॉसिबल आप टेस्ट के क्वेश्चंस में उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कैंडिडेट जो है इंडियन सोसाइटी में गवर्नेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सब के लिए भी ये चीज जो है काफी काफी सारी बेनिफिशियल होने वाली है। अब आगे आते हैं, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का, कि एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है सूटेड है जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है। ठीक है, किस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए काफी सूटेबल रहेगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। तो सबसे पहले तो ये है कि जो साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाईली बेनिफिशियल है, जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हाईली बेनिफिशियल है, एंड जो मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी वाला एरिया ईजी पड़ जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ह्यूमैनिटीज वाले, साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले एंड जो मेडिकल साइंस वाले हैं, इन सब के लिए एंथ्रोपोलॉजी का जो ऑप्शनल है उसमें काफी सारी चीजें कॉमन ही कॉमन है। ठीक है, तो आपने जो भी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पढ़ा है, तो ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ जो आपने पढ़ा होगा, मे बी एक सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, वो चीजें आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में फिट बैठती हुई नजर आएंगी। ठीक है, एंड जो रिमेनिंग वाला एरिया है उसको आप क्या करेंगे, समझेंगे डिटेल में और उसके ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जो हम आपके साथ करवाएंगे। ठीक है, तो एक बार जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो वन इज कि क्या अगर साइंस एंड इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है आपका, तो आपके साथ बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास LAR होता है, लॉजिक एनालिसिस एंड रीजनिंग। तो लॉजिक एनालिसिस एंड रीजनिंग जो है ना, जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से लॉजिक एनालिसिस एंड रीजनिंग लगती है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, आपके पास एक लॉजिकल थिंकिंग होती है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होता है, जिससे आपको आंसर राइटिंग में बेनिफिट मिलता है। सिमिलरली कंफर्टेबल विद डायग्राम्स एंड फैक्चुअल फैक्ट डेटा होते हैं, तो क्योंकि आपने इंजीनियरिंग में जो होता है वो डायग्राम्स एंड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं एक्सेट्रा, उस पर आपका फोकस रहता है। तो एंथ्रोपोलॉजी के इस वाले एस्पेक्ट में आपको इसका बेनिफिट मिलता है।
इसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, डार्विनिज्म है, लेमार्क है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप अपने स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा होता है तो मे बी आपने 8th 9th 10th में इन सारी चीजों से आप थोड़ी बहुत फैमिलियरिटी गेन करते हैं। नेक्स्ट इज कि मेडिकल एंड बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या कॉमन है, तो उनके लिए काफी सारी चीजें कॉमन है। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स है, फोरेंसिक्स है, ह्यूमन ग्रोथ है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ह्यूमन इवोल्यूशन है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, पेपर वन में जो है आप लोगों के लिए काफी सारा इजी पड़ जाता है, क्योंकि आपके जो डायरेक्टली जो आपका स्टडी वाला एस्पेक्ट रहा है, आपके जो मेडिकल साइंस के बुक्स होते हैं वो यहाँ पर यूजफुल हो जाते हैं। बट मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जब आप एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को चूज करें तो आप ये ना सोचे कि मेरा जो मेडिकल साइंस है उसकी जो नॉलेज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। जो भी आपको हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट डॉक्टर अमित एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है, आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस करिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यू टेक माई परमिशन कि सर आई वॉन्ट टू स्टडी दिस पर्टिकुलर थिंग, शुड आई बी स्टडिंग दिस थिंग। अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ पढ़ लीजिए, और अगर मैं मना करता हूँ मत पढ़िए, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो अपना जो डॉक्टर वाला नॉलेज होता है उसको अप्लाई करने लगते हैं। कीप इन माइंड कि हमें एंथ्रोपोलॉजी फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के लिए पढ़ना है हमें, ना कि हमें एंथ्रोपोलॉजी फॉर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना है। हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं बनना है, हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना है, एक इतना मार्क्स लेकर के आना है कि हमारा ओवरऑल स्कोर जो है वो बूस्ट कर सके। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो जो ह्यूमैनिटीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी सारी चीजें बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी के काफी सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पर मैच कर जाते हैं, हिस्ट्री के कर जाते हैं, पॉलिटिकल के एस्पेक्ट जो होते हैं वो मैच मैच कर जाते हैं। पूरा का पूरा ट्राइबल इंडिया, पूरा का पूरा बेसिस ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम हो गया हमारे पास, इंडियन विलेजेस हो गया, कास्ट हो गया, ट्राइबल स्टडीज हो गई। ठीक है, वर्णाश्रम होता है हमारे पास, देन इसके अलावा गृहस्थ आश्रम होता है। ये सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेंगी। इसके अलावा पेपर वन की अगर हम बात करें तो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें चैप्टर्स हैं मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन। इसके बाद कल्चरल थेरीज आते हैं, मीनिंग, स्कोप, डेवलपमेंट आता है एंथ्रोपोलॉजी का। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बेनिफिशियल रहती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या फिर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, या फिर ह्यूमैनिटी से बिलोंग करते हो, सिलेबस का एक पूरा का पूरा चंक आपके लिए आ जाएगा। और जो रिमेनिंग चंक जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है ग्रेजुएशन में, उसके लिए आप मेरे से बात करेंगे, और जिस तरीके से मैं बताऊंगा आप उस तरीके से फोकस करेंगे। Now, the last part of this particular discussion is personality traits that match the anthropology optional. तो क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके अंदर होना चाहिए जिससे आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, इधर हम बात करें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की या हम बात करें सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, अगर आपका दिमाग में लॉजिक एनालिसिस एंड रीजनिंग है, आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं, कॉन्सेप्चुअल थिंकर है आप, तो एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए एक अच्छा एक पर्सनालिटी ट्रेट अगर आपके अंदर है तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल आपको सूट करेगा। ठीक है, विजुअल लर्निंग आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो जो कंप्लीट मैंने बताया ऑस्ट्रेलोपिथेकस से लेकर के इरेक्टस से लेकर के निएंडरथल से लेकर के सेपियंस, तो ये जो पूरा का पूरा चेन चल रहा है, ये चेन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसको आप सिर्फ रटते जाएंगे तो आपको समझ नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा पिक्टोरियल मेमोरी आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन पावर को यूज करने पड़ेगा। और इससे मैं आपको बता दूं, इससे आपकी जो जर्नी होती है ना, काफी ज्यादा इंटरटेनिंग जर्नी हो जाती है, काफी ज्यादा फनी जर्नी हो जाती है, काफी ज्यादा इंटरटेनमेंट आ जाता है आपके स्टडी के एस्पेक्ट में। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। फाइनली, अगर आपने ऑर्गेनाइज्ड राइटर्स हैं आप, जो कि हम देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको राइटिंग स्किल्स अच्छी होती है, और जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती है। तो जस्ट इन केस अगर आपके अंदर ये वाली कैपेबिलिटी है, या फिर अगर आप डेवलप करना चाहते हैं इस चीज को फॉर द एसे एस्पेक्ट, फॉर द इथिक्स एस्पेक्ट, करना ही चाहिए उस चीज को भी, तो भी आपको एंथ्रोपोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड लास्ट चीज कि आपको अगर अंदर से क्यूरियोसिटी है कि डिफरेंट कल्चर्स कैसे होते हैं, ट्राइबल्स कल्चर कैसे है, मैक्सिकन कल्चर कैसा है, वेस्ट यूरोपियन कल्चर कैसा है, एनिसेंट इंडियन कल्चर क्या है, प्री हिस्टोरिक कल्चर क्या है, ठीक है, अंडमान में जो ट्राइब्स रह रही है वो किस तरीके से रह रही है, और वो नागास से किस तरह से डिफरेंट है। तो अगर इस तरह के अगर आपके अंदर वैल्यूज हैं, क्यूरियोसिटी है, तो एंथ्रोपोलॉजी आपके लिए बहुत सुटेबल रहने वाला है। ठीक है, इसी चीज को मैंने लिख भी दिया है जो ऊपर मैंने डायग्राम में बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप एक कॉन्सेप्चुअल थिंकर हैं तो आइडियाज को आप प्रेफर करेंगे ओवर रोट लर्निंग को। ठीक है,
कंटेंट को आप अच्छी ग्रास्प कर पाएंगे, थ्योरी से कनेक्ट कर पाएंगे पेपर 1 को, पेपर 2 के साथ आप लिंक कर पाएंगे, डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स है, इलस्ट्रेशंस है, उसको आप बेटर यूज कर पाएंगे। ठीक है। सिमिलरली गुड राइटिंग है, अगर आपकी क्रिस्प राइटिंग है, लॉजिकल है, सीक्वेंस्ड है, ये कैपेबिलिटी है आपके अंदर, तो आपको बेनिफिट देगा। एज ऑल्सो क्लियर इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन में अगर आप अपने आंसर को डिवाइड करते हैं IBC मॉडल पे तो बेनिफिट मिलेगा। एज ऑल्सो जैसा कि मैंने बताया कि क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, ह्यूमन सोसाइटीज को, ट्राइबल कस्टम्स को, कल्चरल रिवोल्यूशन को समझने की। ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट जो है बहुत फैसिनेटिंग लगेगा। ये एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट जो है बहुत फैसिनेटिंग है एज कम्पेयर टू एनी अदर ऑप्शनल। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर ऑप्शनल, एनी सब्जेक्ट इज वेरी वेरी गुड। बट एंथ्रोपोलॉजी जब आप स्टडी करेंगे ना, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में, हर एक ऑप्शनल के बारे में थोड़ा थोड़ा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टडी पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो हमें थोड़ा सा PSIR का हिंट मिलता है। जब हम सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें सोशियोलॉजी का हिंट मिलता है। ठीक है। जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें मेडिकल साइंस का हिंट मिलता है। जब हम आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा बहुत फिजिक्स का हिंट मिलता है। जब हम इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, तो हमें ज्योग्राफी का हिंट मिलता है। तो जो भी चीजें आपने स्टडी करी है वो सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी में जाकर के कल्मिनेट होंगी। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और इस तरह की पर्सनैलिटी आपके अंदर है। अगर थोड़ी सी भी है तो आई विल रिक्वेस्ट और अदर रादर आई रिकमेंड यू कि आप लोग आए और इस सब्जेक्ट को आप ऑप्ट करें। फाइनली, कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए क्या सुटेबिलिटी है, तो सबसे पहले तो ये कि कॉम्पैक्ट एंड स्टेटिक सिलेबस है, इसका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है एंथ्रोपोलॉजी का। आप 4 to 5 मंथ्स में इस सब्जेक्ट को इजीली स्टडी कर सकते हैं, नोट्स बिल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद विद इन 1.5 मंथ्स अगर आपके पास नोट्स है तो पेपर 1 एंड पेपर 2 को आप रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो लिमिटेड सिलेबस है। एंड फ्रीक्वेंट का करंट अफेयर का नीड जो होता है ना, पेपर 1 में कम है, पेपर 2 में थोड़ा सा है, वो भी मैं आपको सप्लाई करूंगा। आपको स्पेशली इसको सर्च करने की जरूरत नहीं है। रिटेंशन वैल्यू बहुत हाई है इसके अंदर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी मिलेगी इसके अंदर। ठीक है। इजियर टू रिवाइज है, क्विकली आप इसको कम टाइम में इसको रिवाइज कर पाएंगे। बहुत सारे अबंडेंट बुक्स हैं, टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। ठीक है। हम भी टेस्ट सीरीज करवाएंगे और टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फॉर्मल कोचिंग अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप अगर एक अफोर्डेबल कोचिंग करना चाहते हैं इस चीज को लेकर के, तो आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर सकते हैं इस चीज को लेकर के। एंड देन इसके बाद इसमें टेस्ट सीरीज हो गया, हमारी कोचिंग हो गई, कंटेंट हो गया, स्टडी मटेरियल होगा, ऑल दिस विल बी अवेलेबल फॉर यू। देन टाइम एफिशिएंट प्रिपरेशन है इसके अंदर, जिसको 3 से 4 मंथ्स में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डेली इसको सिर्फ 1 to 2 आवर्स देते हैं एंड वीकेंड पे अगर आप इसको 3-4 आवर्स दे देते हैं, तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। ठीक है। हाईली स्कोरिंग है, आप जाके देख सकते हैं कि पिछले साल जो है टॉप 10 में कितने रैंक आए हैं, उसके पहले साल टॉप 100 में कितने रैंक्स आए हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी हमेशा आपको टॉप 100 में जो है ना, एटलीस्ट 20 जो सब वो होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के मिल जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैंने आपको बताया कि एंथ्रोपोलॉजी किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो आप चाहे तो इस वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हैं, एंड जो है जो भी कुछ क्वेरी है आपकी, तो यू कैन कॉल अस, यू कैन टॉक टू अस, यू आर हैविंग आवर नंबर। कुछ इशू है तो यू कैन टॉक टू अस और यू कैन राइट टू अस ऑन दिस पर्टिकुलर ईमेल ID dramitakademy@gmail.com। ठीक है। हमारा वेबसाइट है dramitakademy.com। ठीक है। यहाँ पर आकर के आप डिफरेंट कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें। एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। ये फिजिकल लोकेशन का एड्रेस है हमारे इंस्टीट्यूट का। आप यहाँ पर आइए, विजिट करिए। यहाँ पे टीचर से, फैकल्टी से, मेंटर से, काउंसलर से, एंड जो भी यहाँ पे स्टाफ है, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, वो सब आपकी सेवा में अवेलेबल हैं। तो आप इनसे मिलिए और अपने स्टडी की जर्नी को सहज बनाइए, सुगम बनाइए, इजी बनाइए। ठीक है। एंड श्योर बनाइए, इंश्योर करिए कि आपका सिलेक्शन हो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि हाउ वाज दिस वीडियो, ये आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था। ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड एवरीबडी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय। ऑल द बेस्ट।